hope you can see everything. So yeah, I have came here with my डिनर। तो आज को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज को हम लोग पढ़ने वाले हैं 1984 का बुक। व्हाट इज़ 1984? 1984 इज़ अ नोवेल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, जिसके इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी इस वीडियो पे कर चुके हैं। तो इस वीडियो आप देख के इंट्रोडक्शन टू जॉर्ज ऑरवेल, 1984 क्या है, क्यों जॉर्डन पीटरसन इसके बारे में बात करता है, क्या 1984 या जॉर्ज ऑरवेल इज़ अगेंस्ट कम्युनिज्म, सारे इन डिटेल्स में बात किए इस वीडियो पे। पर आज को हम वो सब कुछ नहीं करने वाले हैं, आज को करने वाले हैं रीडिंग। पर रीडिंग करने के लिए ऑलरेडी हाफ पार्ट इधर रीड कर चुके हैं, सो doesn't make sense to read like once again. So जिस पार्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं वो हम प्ले कर देंगे, एंड once that is over I will start reading. So नमस्कार, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Chapter 1 Part 1. It was bright cold day in April and the clocks were striking 13. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the wild wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Manson's, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अप्रैल का एक ठंडा दिन है जब दोपहर का 1 बज रहा है। विंस्टन स्मिथ, जिस मेन कैरेक्टर का नाम है, his chin nuzzled into his breast, मतलब ऐसे डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा हुआ है। in an effort to escape the wild wind, मतलब जो विंड में डस्ट घूम रही है वो डस्ट से अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ा हुआ है, एंड ही इज ट्राइंग टू escape the dust and enter into their apartment. Slipped quickly through the glass doors of Victory Manson's. Victory Manson's is the apartment where this guy Winston Smith lived. Victory Manson's के अंदर उसका एक अपना फ्लैट है, एंड वो अपार्टमेंट पे काफ़ी सारा फ्लैट्स होती है, जैसे नॉर्मल सारे अपार्टमेंट पे होती है वैसे ही उस अपार्टमेंट पे भी काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं। देन वही अपार्टमेंट का नाम है विक्ट्री मैंसन्स। दो नॉट क्विकली इनफ टू प्रिवेंट अ swirl ऑफ gritty डस्ट फ्रॉम एंटरिंग अलॉन्ग विथ हिम, मतलब वो बहुत जल्दी ही घुस गया था, बट उतना भी जल्दी नहीं घुसा ताकि उसके साथ कुछ भी डस्ट वगैरह कुछ भी ना घुसे, इतना भी जल्दी नहीं घुसा था, मतलब उसके साथ कुछ डस्ट या धूल घुस गया विंड के साथ साथ। द हॉलवे स्मेल्ट ऑफ बॉइल्ड कैबेज एंड ओल्ड रग मैट्स, मतलब जो हॉलवे से वो अंदर घुस रहा था उस हॉलवे में बॉइल्ड पत्ता गोभी जैसा स्मेल आ रहा था। बॉइल्ड मतलब उबला हुआ पत्ता गोभी जैसा स्मेल आ रहा था, एंड उसके साथ ओल्ड रग मैट्स का स्मेल आ रहा था। अब रग मैट्स हम हिंदी में हमको नहीं पता कि क्या बोलते हैं, बंगाली में उसको चौटेर बोस्ता कहते हैं, राइट? ओके, लेट मी शो यू व्हाट इज अ रग मैट। या दिस थिंग इज बेसिकली चौटेर बोस्ता या रग मैट। अब आप एक्चुअली देखने जाओगे व्हाट इज़ रग मैट, राइट? अब एक्चुअली सर्च करने जाओगे द टर्म रग मैट, वहाँ पर आपको कारपेट्स दिखाएगा, बट लाइक बेसिकली इधर यही वाला चीज़ बोला जा रहा है। ओके, एट वन एंड ऑफ इट अ कलर्ड पोस्टर टू लार्ज फॉर इंडोर डिस्प्ले हैड बीन टक्ड इनटू द वॉल, मतलब जिस हॉलवे से वो अंदर घुस रहा था उस हॉलवे का दूसरा साइड पे एक बहुत बड़ा पिक्चर लगाया हुआ था, टक इन किया गया था वॉल पे, मतलब वहाँ पे वॉल पे लगाया गया था बेसिकली, एंड पिक्चर तो अंदर डिस्प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब द पिक्चर वॉज टू बिग फॉर एन इंडोर डिस्प्ले। इट डिपिक्टेड एन इनॉर्मस फेस मोर देन अ मीटर वाइड, पिक्चर किसका है? एक इनॉर्मस, एक बहुत बड़ा फेस का है, एंड वो फेस 1 मीटर से भी लंबा है। द फेस ऑफ अ मैन ऑफ अबाउट 45, जो फेस है उस बंदे का अराउंड एज है 45, विद हेवी ब्लैक मस्टैच एंड रगडली हैंडसम फीचर्स, मतलब वो फेस हैंडसम है पर थोड़ा थोड़ा लाइक रफ लुकिंग है, एंड उसके साथ उसका बहुत हेवी एंड लाइक बोल्ड मस्टैचेस है, राइट? लाइक जिसको बंगाली में गोफ कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट्स कॉल्ड इन हिंदी, बट लाइक या मूछ कहते हैं जिसको। Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of times, it was seldom working.
and at the present the electric current was cut off during the daylight hours. It was the part of the economic drive in presentation for heat week. अब क्या बोल रहे हैं? विंस्टन स्टेयर्स की तरफ आगे बढ़ गया टू गो अप टू हिज फ्लैट, क्योंकि उसको पता था कि लिफ्ट यूज करने का कोई मतलब नहीं था, कॉज उस टाइम में ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द हीट वीक जो कि गवर्नमेंट उस टाइम पे चला रहा था। एंड उस हीट वीक के लिए गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्सेस या करंट सेव करना पड़ता, इसीलिए नॉर्मल डे लाइट आवर्स पे उन लोग का करंट कट कर देता था गवर्नमेंट। अब ऐसे भी उसका लिफ्ट नहीं चलता था, बट उस टाइम में और भी चलने का चांस नहीं है, सो ही डिड नॉट ट्राई द लिफ्ट एट ऑल। अब हम लोग तो सुनते ही रहते हैं कि हम लोग को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ेगा अपना नीड्स या अपना रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री। डीमोनेटाइजेशन। ओके, द फ्लैट वॉज 7 फ्लाइट्स अप, यानी कि जिस फ्लैट पे विंस्टन रहता था उसका 7 फ्लोर ऊपर जाना था बेसिकली विंस्टन को। मतलब विंस्टन अभी जहाँ पर था वहाँ से 7 फ्लोर ऊपर उसका फ्लैट था। एंड विंस्टन who was 39 had a varicose ulcer above his right ankle. राइट एंकल मतलब पैर का, जिसको अगेन बंगाली में गोराली कहते हैं, दिस पोजिशन, राइट, लाइक दिस थिंग इज कॉल्ड एंकल। एंड इसका ऊपर उसको एक अल्सर यानी कि एक घाव था। वेंट स्लोली रेस्टिंग सेवरल टाइम्स ऑन द वे, मतलब उसका उम्र 39 ईयर्स था एंड पैर पे घाव था, इसीलिए बहुत रुक के वो ऊपर उठ रहा था। ऑन ईच लैंडिंग ऑपोजिट द लिफ्ट शैफ्ट द पोस्टर विथ इनॉर्मस फेस गेज फ्रॉम द वॉल, मतलब जब विंस्टन ऊपर उठ रहा था वहाँ पर जब भी लिफ्ट शैफ्ट के ऑपोजिट आ रहा था वहीं पे उसको दिख रहा था वो जो बड़ा पोस्टर हम बोले, उस पोस्टर का पिक्चर। एंड वो पोस्टर के पिक्चर जब भी उसको दिख रहा था उसको लग रहा था कि उसका पिक्चर उसी को देख रहा है, यानी कि लाइक विंस्टन जब भी मूव कर रहा था उसी को फॉलो कर रहा था पिक्चर, ऐसे ही विंस्टन को लग रहा था। इट वॉज वन ऑफ दोज पिक्चर्स विच आर सो कंट्राइव्ड दैट द आईज फॉलो यू अबाउट व्हेन यू मूव। मतलब कुछ पिक्चर्स ऐसे होती है जो आप मूव करने से भी आपको लगेगा कि आप ही को उसका आईज देख रही है। एंड वैसे एक पिक्चर का एग्जाम्पल है मोनालिसा। एंड ये जो पिक्चर लगाया हुआ था विंस्टन के घर पे, अपार्टमेंट पे, वॉज ऑल्सो लाइक दैट। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, द कैप्शन बीनीथ इट रैन, मतलब वो पोस्टर के नीचे लिखा हुआ था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। Inside the flat, a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the production of pig iron. The voice came from an oblong metal plate, like a dulled mirror which formed a part of the surface of the right-hand wall. Winston turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still distinguishable. मतलब क्या बोल रहे हैं? विंस्टन अपने घर के अंदर घुसा, अपने फ्लैट के अंदर घुसा। वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ चीज़ लगा देता था जिसको बोला जाता था, जो कि टीवी जैसे बेसिकली होता था। एंड उससे गवर्नमेंट जो भी चाहता था वही इंफॉर्मेशन आपको दे सकता था। एंड यू डू नॉट हैव द कंट्रोल कि आप क्या देखोगे, जैसे अभी भी आपको नहीं है गोदी मीडिया। बट वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था। अभी आप टीवी चाहने से बंद कर सकते हो, बट उस सिचुएशन पे वो बंद भी नहीं कर सकते थे, जो टीवी वाले मैकेनिज्म था उसको विंस्टन क्या किया, घर घुस के उसको थोड़ा सा डिम किया, यानी कि उसको थोड़ा सा आस्ते किया, जो कि कर सकता था बट बंद नहीं कर सकता था। पर आस्ते करने के बाद भी जो वॉइस आ रहा था वो टीवी लाइक मैकेनिज्म से वो डिस्टिंग्विशेबल था, यानी कि उसको समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तो वो क्या बोल रहा था जब वो विंस्टन जब घुसा वो पिग आयरन यानी कि रॉ आयरन का प्रोडक्शन के बारे में कुछ लिस्ट एंड फिगर्स के बारे में बात कर रहा था, कुछ डेटा दे रहा था, डेटा एनालिसिस कर रहा था, राइट। ओके, द इंस्ट्रूमेंट, द टेलीस्क्रीन इट वाज कॉल्ड, कुड बी डिम्ड बट देयर वाज नो वे ऑफ शटिंग इट ऑफ कंप्लीटली। द इंस्ट्रूमेंट, द टेलीस्क्रीन इट वाज कॉल्ड, could be dimmed but there was no way of shutting it off completely। मतलब अगेन जैसे बोले, इसको डीम यानी कि आस्ते धीरे किया जा सकता है, उसका लाइट घटाया जा सकता है, बट इसको कंप्लीटली बंद करने का कोई तरीका नहीं था। He moved over to the window
a smallish, frail figure, the meagerness of his body merely emphasized by the blue overalls which were the uniform of the party. मतलब क्या बोल रहे हैं? विंस्टन अपने खिड़की के पास गया. A smallish, frail figure मतलब विंस्टन का फिगर स्मॉल था, छोटा था, फ्रेल था मतलब वीक था, एंड द meagerness of his body merely emphasized by the blue overalls which were the uniform of the party. विंस्टन पहना हुआ था ब्लू ओवरऑल्स यानी कि ब्लू टॉप एंड ब्लू बटम्स, एंड जो कि पार्टी का यूनिफॉर्म था, जो कि रूलिंग एक्टिव पार्टी के यूनिफॉर्म था, वही वो पहना हुआ था. एंड द मीगरनेस ऑफ हिज बॉडी वॉज एम्फसाइज्ड बाई दैट. मतलब उसका बॉडी का जो इनकम्प्लीटनेस है, मीगरनेस का मतलब हम लोग देख लेते हैं. मीगरनेस मतलब लैक ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, इन एडिक्वेसी, मतलब उसका पास जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, जो कर रहा था उसका लाइफ पे सेटिस्फेक्शन नहीं था. ही वॉज basically not satisfied. He was feeling inadequate in himself. His hair very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by the coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended. मतलब क्या बोल रहे हैं? His hair very fair मतलब उसका hair सादा था. He had white hairs. His face naturally sanguine. Again sanguine मतलब हम लोग देख लेते हैं. I know the meaning but like I'm just showing you. Sanguine मतलब cheerful, hopeful और confident. यहाँ पर cheerful और confident तो नहीं होगा, but he is hopeful for the future. He thinks that something good will happen and the ruling party will go away. So we should be hopeful in our situations. We should think that everything will go away and something democratic will happen. His face naturally sanguine. Again sanguine matlab he is hopeful about it. His skin roughened by the coarse soap and blunt razor blades and the cold winter that had just ended. मतलब उसका फेस रफ था क्योंकि वो कोर्स मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा खार वाला सोप यूज़ करता था, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन सोप यूज़ करता था. रेजर ब्लेड्स मतलब जो ब्लेड से वो अपने शेविंग करता था वो ब्लंट होता था. एंड द कोल्ड ऑफ द विंटर दैट हैड जस्ट एंडेड. जो ठंडी के टाइम में आपका देखोगे कि फेस थोड़ा सा फट जाता है एंड उससे आपका फेस थोड़ा रफ लगता है, एंड उस ठंडी के कारण से, वो बेसिक एल्कलाइन सोप के कारण से एंड ब्लंट रेजर ब्लेड के कारण से उसका फेस बहुत ज़्यादा रफ था. ही हैड फेयर हेयर मतलब वाइट हेयर्स था, एंड हिज फेस वॉज नेचुरली सैंग्विन मतलब ही वॉज होपफुल फॉर द फ्यूचर. आउटसाइड इवन थ्रू द शट विंडो पेन द वर्ल्ड लुक्ड कोल्ड. मतलब जब विंस्टन अपने खिड़की से बाहर देख रहा था, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है एंड विंस्टन को नहीं निकलना चाहिए. Down in the street, little eddies of wind were whirling dust and torn papers into spiral. And though the sun was shining and the sky a harsh blue, there seemed to be no color in anything except the posters that were plastered everywhere. The black mustachioed face gazed down from every commanding corner. यहाँ क्या बोल रहे हैं? बाहर देख के विंस्टन को लग रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर हवा दे रहा था एंड धूल और पेपर का फटा हुआ पीसेस घूम रहा था एंड उसका रोल्स बन रहा था बेसिकली इन द विंड. धूप था पर फिर भी सब कुछ कलरलेस लग रहा था. स्काई ब्लू था पर फिर भी किसी चीज़ में विंस्टन को कलर दिख नहीं रहा था एक्सेप्ट फॉर द पिक्चर्स जो कि बिग ब्रदर का लगाया हुआ था ऑल अराउंड हिम. एंड उस बिग मस्टैच्यूड फेस ऐसे लग रहा था कि सारे कमांडिंग कर्नर्स यानी कि सारे जगह से, सारे ऊंची बिल्डिंग से विंस्टन को नीचे की तरफ देख रहा है. देयर वॉज वन ऑन द हाउस फ्रंट इमीडिएटली ऑपोजिट. बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू द कैप्टन सेड. यानी कि विंस्टन जिस घर पे रहता था उस अपार्टमेंट का डायरेक्टली ऑपोजिट में या सामने में जो अपार्टमेंट था वहाँ पे भी बिग ब्रदर का पिक्चर लगाया हुआ था एंड उसके नीचे लिखा हुआ था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू द कैप्टन सेड while the dark eyes looked deep into Winston's own. मतलब डार्क आईज ऑफ द बिग ब्रदर का पोस्टर वर लुकिंग इनटू विंस्टन. तो विंस्टन को लग रहा था कि
बिग ब्रदर उसको दिल तक, उसका अंदर तक देख पा रहा है एंड it was a deep connection that he was feeling with the poster's picture. Down at street level, another poster torn at one corner flapped fitfully in the wind, alternatively covering and uncovering the single word INGSOC, inch sock. इंच सॉक का मतलब क्या है हमको नहीं पता. लेट्स गूगल इट. ओके, इन द फिक्शनल टोटलिटेरियन स्टेट ऑफ ओशनिया, इंच सॉक is the philosophy that the regime follows and enforces. The idea of both INSOC and the existence of Newspeak, the language that created by the government, is to control the population and limit their ability to think freely. Okay, तो यह क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि INSOC is the type of communism that दिस गवर्नमेंट फॉलोड एंड उसके लिए एक लैंग्वेज लोग यूज़ करता था जिसको न्यू स्पीक बोला जाता था या न्यू स्पीक बोला जाता था. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो ये क्या बोला? डाउन एट द स्ट्रीट लेवल, अनदर पोस्टर टोन एट वन कॉर्नर फिटफुली flapped in the wind, alternatively covering and uncovering the single word INSOC. मतलब रोड का एक एंड पे विंस्टन को दिख रहा था कि एक पोस्टर लगाया हुआ था जिसके नीचे लिखा हुआ था कि INSOC एंड एक कोना फटा हुआ रहने के कारण से वो वर्ड तो एक बार कवर हो रहा था एंड एक बार अनकवर हो रहा था ड्यू टू द विंड. इन द फार डिस्टेंस अ हेलीकॉप्टर skimmed down between the roofs, hovered for an instant like a blue bottle and darted away again with a curving flight. मतलब दूर पे दिखा विंस्टन को कि एक हेलीकॉप्टर दो बिल्डिंग के बीच पे आया, रुका, देखा, सर्विलेंस किया एंड फिर से एक कर्व पाथ लेके निकल गया. इट वॉज द पुलिस पेट्रोल स्नूपिंग इनटू पीपल्स विंडोज. मतलब ये पुलिस का पेट्रोल था, यानी कि पुलिस देख रहा था कि कोई क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है एंड इसीलिए वो लोग के घर के अंदर डायरेक्ट झांक मारने के लिए रहता था. राइट? The petrol did not matter. However, only the thought police mattered. पर इसके बाद विंस्टन ऐड कर रहे हैं कि उस टाइम पे जो पेट्रोल होता था, पुलिस पेट्रोल होता था, उसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं था, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था, बट उससे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ मैटर करता था दैट वाज थॉट पुलिस. थॉट पुलिस क्या होगा या क्या है हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, या एक्चुअली आई नो आई हैव रेड लाइक चैप्टर 1 पूरी पढ़े हैं तो हमको पता है कि थॉट पुलिस बोलने से ये क्या बोल रहा है. बट या इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पुलिस दैट दिस गवर्नमेंट यूजेस टू कंट्रोल पीपल्स थॉट्स कैसे पता होता था उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. बिहाइंड द बैक ऑफ विंस्टन, the voice from the telescreen was still babbling away about pig iron and the overfulfillment of the 9th 3-year plan. मतलब विंस्टन के पीछे वो जो टेलीस्क्रीन था, वो जो टीवी लाइट मैकेनिज्म था, उसमें ब्लैबर कर रहा था अबाउट द ओवर फुलफिलमेंट ऑफ पिग आयरन. मतलब जो रॉ आयरन के खुदा या जो भी चीज़ उसकी गवर्नमेंट करती थी उसके ऊपर जो ओवर फुलफिलमेंट गवर्नमेंट किया था इन द 9th 3-year प्लान. 3-year प्लान मतलब गवर्नमेंट वहाँ पर 3 साल का प्लान रखता था. जैसे नेहरू का 5-year प्लान था, वहाँ पर 3 साल का प्लान रखता था एंड ये 9वीं 3 साल प्लान में जो पिग आयरन के ऊपर फुलफिलमेंट या ओवर फुलफिलमेंट हुआ था गवर्नमेंट का, उसी के बारे में बात कर रहा था टेलीस्क्रीन. द टेलीस्क्रीन रिसीव्ड एंड ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली. मतलब टेलीस्क्रीन से जैसे इंफॉर्मेशन दिया जाता था वैसे इंफॉर्मेशन लिया भी जाता था, यानी कि किसी के घर पे रिकॉर्ड भी किया जाता था, उसका वॉइस रिकॉर्ड किया जाता था टू सी आर दे फॉलोइंग गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स, आर दे थिंकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आर दे टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी इन देयर ओन डैम हाउस और नॉट. बेसिकली दैट any sound that Winston made above the level of a very low whisper could be picked by it. Moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plate commanded, he could be seen as well as be heard. मतलब जिस दायरे पे टेलीस्क्रीन उसको रहने बोलता था, उस दायरे पे अगर विंस्टन रहता तो उसको सुना भी जा सकता था या देखा भी जा सकता था. इसीलिए विंस्टन उसके बाहर खड़ा था एंड उसके बाहर खड़े रहने के बावजूद भी उसको बहुत धीरे बात करना पड़ रहा था, सो दैट
उसका बात विंस्टन का बात टेलीस्क्रीन उठा ना ले एंड वो अपने मन पे भी जो बात करेगा उसको भी अगर उठा के गवर्नमेंट को लगेगा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे है तो गवर्नमेंट उसको पनिश कर सकता था. देयर वॉज ऑफ कोर्स नो वे ऑफ नोइंग वेदर यू वर बीइंग वॉच्ड एट एनी गिवन मोमेंट. हाउ ऑफन और ऑन व्हाट सिस्टम द थॉट पुलिस प्लग्ड इन ऑन एनी इंडिविजुअल वेयर वॉज guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time, but at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. मतलब ये जो लाइव फुटेज इस लोग के घर से लिया जाता था वो कहीं पे सेव किया जाता था या कोई देखता था या कोई देखता नहीं था वो किसी को पता नहीं था. बेसिकली जब भी उसको सर्विलेंस किया जाता था वो किया जाता था बाय थॉट पुलिस एंड दैट्स अगेन द यूज़ ऑफ द पुलिस जो आपका थॉट या आपका घर के अंदर जो बातें चल रही है उसको देखने के लिए एग्जिस्ट करता था. एंड किस मोमेंट पे किसका घर पे सर्विलेंस चल रहा है ये भी बताना नामुमकिन था. पर ये कंसीवेबल था कि ऐसे भी हो सकता था कि सारे घर पे एक एक करके बंदा लगा दिया था गवर्नमेंट टू सी कि क्या चीज़ चल रहा है एंड क्या वो बंदा अपने घर पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे कुछ चीज़ बोल रहा है या कुछ चीज़ सोच रहा है जो कि थोड़ा सा लाउड है. बट एट एनी रेट दे कुड प्लग इन योर वायर व्हेनेवर दे वांटेड टू. मतलब इतना सारा चीज़ तो है कि कब देख रहे हैं कब नहीं देख रहे ये कंफर्म नहीं था बट जब वो लोग चाहेगा तब आपका घर वो लोग देख सकता है ये प्रिटी कंफर्म था. यू हैड टू लीव डिड लीव फ्रॉम द हैबिट दैट बिकेम इंस्टेंट. The assumption that every sound you made was overheard and except in darkness your every movement is scrutinized. मतलब as Winston वैसे समाज पे रहता था जैसे विंस्टन वैसे पॉलिटिकल सिनेरियो पे रहता था एंड विंस्टन के साथ साथ जो भी बंदे उस पॉलिटिकल सिनेरियो पे रहता था उसका एक इंस्टेंट बन गया था उसका एक नॉन वॉलेंटरी एक मोशन बन गया था कि वो जो भी बातें करेगा अपने घर के अंदर वो सुनाई देगा गवर्नमेंट को एंड इसलिए बहुत आस्ते बात करना पड़ेगा या अंधेरा छोड़ के जब भी वो कुछ भी मूवमेंट करेगा वो भी गवर्नमेंट पिकअप कर सकता है एंड उसको स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं या उसको देख के उसको जज कर सकते हैं उसको पनिश कर सकता है अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो. हेलो तो हो गया वहाँ तक. अब मेरे को इधर से पढ़ना पड़ेगा. अगर उधर कहीं पे कुछ मिस कर दिया तो वो एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है आप जाके देख सकते हो. बट आई विल रिक्वेस्ट अब से आप नीचे लिंक दिया गया है फ्री में आप जो बुक पढ़ रहा हूँ वहाँ से जाके आप फ्री में ये बुक पढ़ सकते हो या डाउनलोड करके थोड़ा प्रिंट कर लोगे तो आप ये वीडियो देखते देखते जस्ट देख सकते हो सो दैट अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं या हम किसी पर्टिकुलर लाइन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप हमको पकड़ सकते हैं एंड यू कैन कॉमेंट. So, let's continue. Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though, as well he knew, even a back can be revealing. A kilometer away from the Ministry of Truth, his place of work towered vast and white above the grimy landscape. तो क्या बोल रहे इधर? इधर बोल रहे विंस्टन अपने पीछे घुमा के रखा टेलीस्क्रीन की तरफ. इट वॉज सेफर क्योंकि उसका फेस नहीं दिख रहा था इसलिए उसका इमोशन एंड इंटेंशन गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा था. बट इन द सेम प्लेस ही न्यू इवन इफ ही लाइक पीछे घूम के बैठेगा तो भी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि वो लाइक क्या सोच रहा है या एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही थॉट. और इवन गवर्नमेंट कुड से दैट तुम टेलीस्क्रीन के तरफ बैक करके बैठे हो सो मे बी यू आर डूइंग समथिंग फिशी और समथिंग लाइक दैट. दैट्स व्हाट इज रिटन कि इवन अ बैक कैन बी रिवीलिंग. मतलब तुम्हारा बैक देख के भी टेलीस्क्रीन आपका थॉट पढ़ सकता है. दैट वाज द थिंग दैट ही वाज थिंकिंग. अ किलोमीटर अवे दैट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ हिज प्लेस ऑफ वर्क टावर्ड वास्ट एंड वाइड अबव द क्राइमी लैंडस्केप. तो 1 किलोमीटर दूर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ बोल के जो ऑफिस था 5 मिनिस्ट्री में एक मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ आई थिंक डील्स विद द थॉट पुलिस एंड जो चीज़ हम पहले बात किए. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है कौन? विंस्टन स्मिथ. विंस्टन स्मिथ का प्लेस ऑफ वर्क है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ एंड जो उसका घर से 1 किलोमीटर दूर है. टावर्ड वास्ट एंड वाइड अबव द ग्राइमी लैंडस्केप. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ लाइक वास्ट है वाइड है लाइक इट्स बिग एंड
spread around a large area of land. लाइक बहुत बड़ा लैंड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ बनाया गया है. वाइट है, वाइट कलर का बिल्डिंग है एंड ग्राइमी है. ग्राइमी का मतलब हम लोग देख लेते हैं. लाइक ग्राइमी मतलब वेरी डर्टी लिख रहा है. आई डोंट थिंक ग्राइमी मीन्स वेरी डर्टी. इधर तो वो नहीं बोलना चाह रहा होगा. इज दैट व्हाट इज सेइंग? हमको लगा था ग्रिम से ग्राइमी आ रहा है. ग्रिम मतलब तो होती है लाइक सीरियस, राइट? वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग. दैट्स व्हाट आई थॉट. बट ग्राइमी मीन्स डर्टी अपेरेंटली. आई डिड नॉट नो. ओके. तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ वाइट था बट इन द सेम प्लेस बहुत बड़ा एरिया के ऊपर बनाया हुआ था एंड डर्टी था. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. दिस ही थॉट विद अ सॉर्ट ऑफ वेग डिस्टेस्ट. दिस इज लंडन, chief city of Airstrip 1, itself the third most populous of the provinces of Oceania. जो सिटी पे वो रह रहा था उस सिटी का नाम था लंदन इन द इमेजिनरी कंट्री कॉल ओशनिया. एंड ओशनिया के अंदर थर्ड मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस था लंदन. एंड ऑल्सो एयर स्ट्रिप 1 बोल के एक पोर्शन था ओशनिया का जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द चीफ सिटी था लंदन, जिस एरिया पे विंस्टन स्मिथ रहता था. He tried to squeeze out some childhood memory that should tell him whether London had always been quite like this, where there always these vistas of rotting 19th century houses, their sides shored up with barks of timber, their windows patched with cardboards and their roofs with corrugated iron, their crazy garden walls sagging in all directions. तो क्या बोल रहा है? He tries to squeeze out some childhood memory that should tell him whether London has quite always been like this. तो अपने बचपन का कुछ यादें ताज़ा करने का कोशिश किया, trying to remember क्या always London ऐसे था या recently या after few years he grew up, उसके बीच में लंदन ऐसे हो गया था. अगेन लंदन मतलब इधर इमेजिनरी वाला लंदन का बात किया जा रहा है, राइट? Where there always these vistas of rotting 19th century houses. क्या always 19th centuries का पुराना, rotten मतलब सड़ा हुआ, बट लाइक घर तो सड़ता नहीं है. लाइक बेसिकली इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेमी डैमेज्ड घर जिसमें जो विंडोज़ है उसको कार्डबोर्ड से लगाया गया है, जो छत है वो फट गया है एंड उसको कॉरुगेटेड आयरन से लाइक मेंट करने का कोशिश किया गया है. आई डू नॉट नो द हिंदी ऑफ कॉरुगेटेड आयरन बट लाइक दिस इज व्हाट कॉरुगेटेड आयरन मीन्स. ओके, लेट मी शो यू दिस थिंग, राइट? जो चाय टपरी वगैरह में देखते हो ना, या लाइक बहुत सारा ग्राम एरिया में जो कुछ होती है टाली रहता है, या ये वाला चीज़ को टाली बोलते हैं, ठीक है? तो कहीं कहीं ग्राम साइड में ये वाला चीज़ देखोगे एंड कहीं कहीं ग्राम साइड में ये वाला चीज़ देखोगे. सो बेसिकली कहीं कहीं क्या होता है, वेयर द हाउसेस आर ब्रोकन इन दिस लंदन सिटी, वहाँ पे वो वाला कॉरुगेटेड आयरन लगाया हुआ है छत पे, विंडोज पे लगाया हुआ है कार्डबोर्ड. एंड द बॉम्ब साइट्स वेयर द प्लास्टर डस्ट swirled in the air and the willow herbs straggled over the heaps of rubble, and the places where the bomb had cleared a larger path and there had sprung up sordid colonies of wooden dwellings like chicken houses. मतलब क्या ऑलवेज ये बॉम्ब साइट्स था जहाँ पर प्लास्टर का धूल घूमता था, जहाँ पर विलो का छोटा छोटा प्लांट वो डिस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर बना हुआ था, एंड जहाँ पर बॉम्ब गिरा था उधर कॉलोनीज ऑफ प्लांट्स उठा था लाइक चिकन हाउसेस. इज दैट ऑलवेज बीन द केस और ये रिसेंटली हुआ है? वो विंस्टन समझने का कोशिश किया, बट इट वॉज ऑफ नो यूज. He could not remember. Nothing remained of his childhood except a series of bright lit tableaux occurring against no background, mostly unintelligible. मतलब वो जब अपने छोटे का सोच रहा था या अपने जब छोटी उम्र का चीज़ें सोच रहा था, he just could not remember anything. जैसे ब्लैंक कैनवस पे कुछ स्टोरी है, कुछ वेल लिट स्टोरी उसका माथा में घूम रहा है, बट कुछ भी चीज़ वहाँ से डिसाइफर वो नहीं कर पा रहा था, कुछ चीज़ वो वहाँ से समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है. बट ही हैड सम मेमोरीज ऑफ द पास्ट बट विद अ ब्लैंक कैनवस बेसिकली. द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, मेड ट्रू इन न्यूज़स्पीक, was startlingly different from any other object in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white concrete, soaring up terrace after terrace 300 meters into the air.
The Ministry of Truth, Mini True in Newspeak, was startlingly different from any other object in sight. Again, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ का बिल्डिंग था वो बाकी आसपास के सारे बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. स्टार्टिंगली डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था बाकी सारे स्ट्रक्चर से. इट वॉज एन इनॉर्मस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिटरिंग वाइट कॉन्क्रीट. वो पिरामिड स्ट्रक्चर में बनाया गया था एंड ग्लिटरिंग वाइट कॉन्क्रीट से बनाया गया था. लाइक उसके कलर तक ग्लिटरिंग वाइट एंड वो कॉन्क्रीट से बनाया गया था. राइट, सोरिंग अप टेरेस आफ्टर टेरेस 300 मीटर्स इनटू द एयर. लाइक इट्स 300 मीटर्स उसका लेंथ है ऊपर साइड पे एंड काफ़ी सारा टेरेस लगाया गया है. लाइक बेसिकली इट्स वे डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बिल्डिंग ऑन द साइड एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. फ्रॉम वेयर विंस्टन स्टूड इट वॉज just possible to read, picked out on its white face in elegant lettering, the three slogans of the party. क्या स्लोगन है? War is peace, freedom is slavery and ignorance is strength. मतलब विंस्टन जहाँ पर खड़ा हुआ था अपने घर पे, वहाँ से वो पिरामिड स्ट्रक्चर में इजीली दिख रहा था कि जो चीज़ लिखा हुआ था. एंड क्या लिखा हुआ था? पार्टी के जो 3 स्लोगन है वो लिखा हुआ था. क्या क्या है? War is peace, freedom is slavery and ignorance is strength. मतलब अगर तुम वार पे रहोगे तो ही तुम शांति मिल सकते तुमको. अगर तुम फ्री हो तब तुम अपने आप का स्लेव बन जाओगे. एंड तुम अगर इग्नोरेंट हो, तुम्हारा इग्नोरेंस ही तुम्हारा स्ट्रेंथ बनेगा. दैट्स द स्लोगन ऑफ द पार्टी. द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ कंटेन, इट वाज सेड, 3000 रूम्स अबव द ग्राउंड लेवल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रैमिफिकेशंस बिलो. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ का ग्राउंड लेवल के ऊपर 3000 रूम था एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रैमिफिकेशंस बिलो, मतलब उसका बिलो भी, उसके नीचे भी रैमिफिकेशन था. स्कैटर्ड अबाउट लंडन देयर वेर जस्ट 3 अदर बिल्डिंग्स ऑफ सिमिलर अपीयरेंस एंड साइज. लंदन पे और कोई बिल्डिंग उतना बड़ा और वैसे सेफ का नहीं था एक्सेप्ट फॉर 3 अदर बिल्डिंग्स. मतलब 3 ही और बिल्डिंग था अदर देन दिस बिल्डिंग जो लंदन पे spread out करके बनाया गया था. So completely did they dwarf the surrounding architecture that from the roof of the Victory Mansions you could see all 4 of them simultaneously. क्योंकि उसका साइज में और कोई बिल्डिंग नहीं था, इसलिए कोई और बिल्डिंग उसका साइड गार्ड नहीं कर रहा था. एंड आप विक्ट्री मैंसन से, यानी कि जो फ्लैट में, जो अपार्टमेंट पे विंस्टन रहता था, वहाँ से चारों ही बिल्डिंग को देख सकता था विंस्टन. They were homes of the 4 ministries, which were the entire apparatus of the government was divided. The Ministry of Truth, which was concerned itself with news, entertainment, education and fine arts. The Ministry of Peace, which concerned itself with war. The Ministry of Love, which maintained law and order. The Ministry of Mini Plenty, which was responsibility for economic affairs. Their names in Newspeak: Mini True, Mini Pax, Mini Love, Mini Plenty. क्या बोल रहे हैं? वो जो 3 और बिल्डिंग था उसके साथ जो ये चौथा बिल्डिंग, ये चारों बिल्डिंग 4 मिनिस्ट्रीज का घर था, यानी कि 4 मिनिस्ट्रीज का ऑफिस था. ये 4 बड़ा बिल्डिंग. ये 4 मिनिस्ट्रीज क्या था? नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ पीस, नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ लव, नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ मिनी प्लेंटी. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ which concerned itself with news, entertainment, education and fine arts. Ministry of Truth ये 4 चीज़ को देखता था: news, entertainment, education and fine arts. Ministry of Peace which concerned itself with war. Ministry of Peace ironically war संभालता था. The Ministry of Love, yeah actually LOVE, वो वाला love concerned with law and order. Like great मतलब अच्छा लिखा गया है. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ मिनी प्लेंटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स. तो ये चारों का न्यूज़ पिक में नाम था: मिनी ट्रू, मिनी पैक्स. मिनी ट्रू इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, मिनी पैक्स इज मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनी लव MINILUV. मिनी लव इज द मिनिस्ट्री ऑफ लव एंड मिनी प्लेंटी या मिनिस्ट्री ऑफ मिनी प्लेंटी इज मिनी प्लेंटी. द मिनिस्ट्री ऑफ लव वॉज द रियली फ्राइटेनिंग वन. There were no windows in it at all. Winston had never been inside the Ministry of Love, nor within half a kilometer of it. It was a place penetrating through the maze of barbed wire entanglements, steel doors, and hidden machine gun nets. Even the streets leading up
to its outer barriers were roamed by gorilla-faced guards in black uniform armed with jointed truncheons. तो क्या बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लव, यानी कि अगेन वी रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ लव था जो लॉ एंड ऑर्डर संभालता था, वो बहुत ज़्यादा डरावनी था। क्यों था? देयर वेर नो विंडोज़ इन इट एट ऑल, उसके अंदर कोई विंडोज़ नहीं था, इसलिए तुम बाहर से अंदर तरफ कुछ देख नहीं सकते थे। विंस्टन हैड नेवर बीन इनसाइड मिनिस्ट्री ऑफ लव नॉर विद इन हाफ ए किलोमीटर ऑफ इट। विंस्टन उसके अंदर कभी गया नहीं था एंड उसके हाफ किलोमीटर के आसपास भी कभी नहीं गया था। It was impossible to enter except on official business, and then only by penetrating through a maze of barbed wires, entanglements, steel doors and hidden machine gun nets. मतलब तुम वहाँ पर ऑफिशियल काम करके घुस नहीं सकते हो, नो शिट। बट इन द सेम प्लेस तुम जब घुसोगे तभी भी तुमको मेज ऑफ बार्ब वायर एंटेंगलमेंट्स, मतलब बार्ब वायर के नीचे से तुमको जाना पड़ेगा, मतलब बीच से तुमको जाना पड़ेगा। स्टील डोर्स, मतलब स्टील डोर्स, बहुत सारा स्टील डोर्स है जिसके थ्रू तुमको जाना पड़ेगा। एंड हिडन मशीन गन नेट्स, एंड काफ़ी सारे मशीन गन का नेस्ट है जो तुमको दिखेगा नहीं, हिडन है, बट बेसिकली तुमको उसके बीच से जाना पड़ेगा। एंड ओनली यू कैन गो ऑन ऑफिशियल पर्पसेस, लाइक नो शिट, यू कैन नॉट गो लाइक दिस। Even the streets leading up to its outer barriers were roamed by gorilla-faced guards in black uniforms armed with jointed truncheons. तो जो रास्ता इससे निकल के बाहर तक जा रहा था, उस रास्ते पे भी गोरिल्ला फेसेड गार्ड्स खड़ा हुआ रहता था, काला यूनिफॉर्म पहन के, एंड उसका वो लोग का हाथ पे रहता था ट्रंचियंस। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। या डंडा, बेसिकली बैट टाइप का चीज़। दिस इज व्हाट ट्रंचियन इज, मतलब ये वाला चीज़ लेके ब्लैक शर्ट पहन के गोरिल्ला फेसेड गर्ल्स बाहर में खड़े रहता था। विंस्टन टर्न्ड अराउंड अब्रप्टली। ही हैड set his feature into the expression of quiet optimism which it was advisable to wear when facing the telescreen। मतलब तो ये एडवाइसेबल था कि तुम जब टेलीस्क्रीन को फेस करो तो तुम्हारा मुंह पे, तुम्हारा फेस पे ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए या यू आर हैप्पी, ऐसे वाला फीलिंग रहनी चाहिए। इसीलिए वो जल्दी से लाइक टेलीस्क्रीन की तरफ घूमा एंड सडनली उसके फेस पे ऑप्टिमिज्म ला लिया, बिकॉज इट वॉज एडवाइसेबल। नहीं तो गवर्नमेंट सोचेगा यू आर थिंकिंग समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये क्यों किया? क्योंकि उसको कहीं जाना था, इसलिए एब्रप्टली उसको थोड़ा सा घूमना पड़ा। ही क्रॉस्ड द रूम इनटू द टाइनी किचन। By leaving the ministry at this time of the day, he had sacrificed his lunch in the canteen, and he was aware that there was no food in the kitchen except a hunk of dark-colored bread which had got to be saved for tomorrow's breakfast. अच्छा, सो अपने रूम से निकल के वो अपने छोटा सा किचन की तरफ गया। वो आज को छुट्टी लिया था शायद, क्योंकि इस टाइम में वो अगर मिनिस्ट्री में नहीं रहता जहाँ पर वो काम करता था, जैसे हम लोग बोले मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ पे ये बंदा काम करता था, वहाँ पर वो आज को नहीं है, तो उसका मतलब है वो आज को कैंटीन से खाना भी उसको नहीं मिलने वाला था। एंड ही वॉज अवेयर दैट देयर वॉज नो फूड इन द किचन एक्सेप्ट फॉर द hunk of dark colored bread which got to be saved for tomorrow's breakfast। मतलब उसको पता था कि उसके किचन में ऐसा कुछ खाना है नहीं, जो खाना है वो एक डार्क कलर्ड ब्रेड है जो उसको नेक्स्ट दिन सुबह खाना था। He took down from the shelf a bottle of colorless liquid with a plain white label marked Victory Gin। मतलब वो अपने शेल्फ से एक बॉटल निकाला जिसमें लिखा हुआ था विक्ट्री जिन, एंड उसमें एक कलरलेस लिक्विड था। इट गेव ऑफ अ सिकली ऑयली स्मेल एज ऑफ अ चाइनीज राइट स्पिरिट। वो जो लिक्विड वो निकाला उससे चाइनीज राइस जैसा स्मेल आ रहा था, एक लाइक सिकली ऑयली स्मेल आ रहा था, राइट। विंस्टन पोर्ड आउट नियरली अ टी कप फुल, nerved himself for a shock and gulped it down like a dose of medicine। मतलब विंस्टन एक टी कप पे वो कलरलेस लिक्विड यानी कि विक्ट्री जिन पोर किया एंड वो अपने आप को वो सर्व किया एंड गल्प्ड इट डाउन लाइक अ डोज ऑफ मेडिसिन, दवाई जैसे वो पी लिया। इंस्टेंटली हिज फेस टर्न स्कारलेट एंड द वाटर रैन आउट ऑफ हिज आईज। मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उसका फेस
स्कारलेट हो गया, लाइक उसका फेस में लाइक बहुत ज़्यादा लाइक हार्श एक्सप्रेशन आया एंड उसका आँख से पानी निकल गया. The stuff was like nitric acid, and moreover, in swallowing it, one had the sensation of being hit on the back of the head with a rubber club. तो बोल रहे कि ये जो चीज़ वो पिया, उसको पीने से नाइट्रिक एसिड जैसे वो पीने में लगता है, एंड जब कोई वो पीता है ऐसे उसको फीलिंग आता है कि उसका पीछे में कोई, उसके सर के पीछे में कोई रबर के बैट से झटका मार रहा है. द नेक्स्ट मोमेंट हाउएवर द बर्निंग इन हिज बेली डाइड डाउन एंड द world began to look more cheerful. Again, as he took a sedative type of thing, it's not a sedative, I think it's a type of alcohol जो वो लिया, एंड उसका नेक्स्ट मोमेंट पे उसका पेट पे जो भूख लगी थी वो काफ़ी सारा घट गया, एंड वर्ल्ड उसका राउंड जो पृथ्वी है उसका जो नज़ारिया है वो काफ़ी ज़्यादा कूल दिखने लग गया, या काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुआ उसको. बेसिकली ही टुक अ सिगरेट अपराइट. अच्छा, ही टुक अ सिगरेट फ्रॉम अ क्रैम्पल पैकेट मार्क्ड विक्ट्री सिगरेट. मतलब वो एक पैकेट जिसमें विक्ट्री सिगरेट्स लिखा हुआ था, वो ऐसे एक पैकेट से एक सिगरेट निकाला. हेल्ड इट अपराइट, मतलब उतना कॉशन नहीं था, पर लाइक फिर भी ऐसे अपराइट पकड़ा. वेयर अपॉन द टोबैको फेल आउट ऑन टू द फ्लोर. मतलब उतना कॉशियस नहीं था बंदा, इसीलिए थोड़ा सा टोबैको उसका नीचे गिर गया. विद द नेक्स्ट ही वॉज मोर सक्सेसफुल. अच्छा, तो टोबैको वो पूरा गिर गया, इसीलिए वो और एक सिगरेट निकाला, एंड इस टाइम में वो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल था, इसीलिए सक्सेसफुल था. He went back to the living room and sat down at a small table that stood to the left of the telescreen. मतलब वो सिगरेट लेके अपने घर में गया जहाँ पर बैठा हुआ था, एंड वहाँ पर एक टेबल है जो टेलीस्क्रीन का लेफ्ट पे रखा हुआ है, वहाँ जाके बैठ गया. फ्रॉम द टेबल ड्रॉयर ही टुक आउट अ पेन होल्डर एंड ए बॉटल ऑफ इंक एंड ए थिक quattro sized blank book with a red back and a marbled cover. From the table drawer he took out a pen holder. मतलब टेबल ड्रॉयर से एक वो पेन होल्डर निकाला, a bottle of ink, एक इंक बॉटल निकाला, and a thick quattro size blank book, एक बुक निकाला जिसका रेड बैक एंड मार्बल कवर था. For some reason the telescreen in the living room was in an unusual position. Instead of being placed as was normal in the end wall where it could command the whole room, it was in the longer wall opposite to the window. मतलब विंस्टन के घर में टेलीस्क्रीन एक अनयूजुअल जगह पे लगाया गया था, विंडो के ऑपोजिट पे जो लॉन्गर वॉल है. यूजुअली ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ से टेलीस्क्रीन पूरा घर को देख पाता था, बट विंस्टन के घर में वैसा नहीं लगाया हुआ था. टू वन साइड ऑफ इट देयर वॉज अ शैलो alcove in which Winston was now sitting, and which when the flats were built had probably been intended to hold bookshelf. To one side of it there was a shallow alcove in which Winston was sitting. मतलब एक साइड पे एक अक्लोव, मतलब देख लेते हैं हम लोग क्या है. हाँ, ये वाला चीज़. तो ये वाला चीज़ विंस्टन के घर में था, जिस पे विंस्टन जिसमें विंस्टन बैठा हुआ था, पर उसको इनिशियली बनाया गया था बुक शेल्फ के लिए. बाय सिटिंग इन द अक्लोव एंड कीपिंग वेल बैक, विंस्टन वाज एबल टू रिमेन आउटसाइड द रेंज ऑफ द टेलीस्क्रीन. मतलब वो जो अक्लोव पे विंस्टन बैठा हुआ था एंड अपने टेलीस्क्रीन की तरफ पीछे मुड़ के बैठा हुआ था, इसीलिए ही वाज प्रीटी श्योर कि उसको टेलीस्क्रीन देख नहीं पा रहा था. ही कुड बी हर्ड ऑफ कोर्स, बट so long as he stayed in his present position he could not be seen. मतलब हाँ, उसको सुना जा सकता था, पर जिस पोजीशन पे बैठा हुआ था वहाँ से उसको देखा नहीं जा सकता था. It was partly the unusual geography of the room that suggested to him the thing that he was now about to do. मतलब रूम का ज्योग्राफी या बनावटी ऐसे ही था जो उसको सजेस्ट किया वो ऐसे कुछ कर सकता है जो टेलीस्क्रीन में नहीं पकड़ा जाएगा. But it had also been suggested by the book that he had just taken out of the drawer. But it had also been suggested by the book that he had taken out of the drawer. जो बुक विंस्टन ड्रॉयर से निकाला वो देख के भी उसका ये डिसीजन इंस्पायर्ड हुआ. It was a peculiarly beautiful book. Its smooth creamy papers, a little yellowed by age, was a kind of that had not been manufactured for at least 40 past years. मतलब वो एक बहुत ब्यूटीफुल बुक था
उसका पेपर बहुत क्रीमी एंड स्मूथ था, येलोइश हो गया था एज के कारण से, बहुत पुराना बुक था इसीलिए। एंड जो पिछले 40 साल तक वैसे कोई बुक नहीं बनाया गया था। He had seen it lying in the window of a frowsy little junk shop in a slummy quarter of the town. Winston इसको कहाँ से खरीदा था? He had seen it lying in the window of a frowsy little junk shop. एक जंक शॉप यानी कि कवारी वाला दुकान में वो देखा था कि ऐसे एक चीज़ रखा हुआ है, पड़ा हुआ है उसका विंडो पे। इन द स्लमी क्वार्टर ऑफ द टाउन, मतलब वो जंक शॉप कहाँ था, मतलब बहुत स्लमी क्वार्टर यानी कि बहुत जो नॉट सो कॉमन क्वार्टर ऑफ द टाउन पे वो दुकान था। जस्ट व्हाट क्वार्टर ही डिड नॉट नाउ रिमेंबर, मतलब उसको इस मोमेंट पे याद नहीं आ रहा था कि ठीक कौन सा क्वार्टर से वो लिया था, बट उसको याद है कि कोई एक जगह से लिया था जहाँ पर उतना आना जाना लोग का नहीं है, एंड वहाँ पे एक जंक शॉप यानी कि एक कवारी के दुकान से वो ये बुक स्लैश कॉपी लिया था। एंड हैड बीन स्ट्रिकन इमीडिएटली बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस इट। जब भी वो कवारी के दुकान में ये बुक देखा था तभी उसको लगा कि हमको ये लेना चाहिए। पार्टी मेंबर्स वर नॉट सपोज्ड टू गो इनटू ordinary shops dealing on free market, it was called, but the rule was not strictly kept because there were various things that such as shoelaces and razor blades which was impossible to get hold of in any other way. तो जो पार्टी का मेंबर था या पार्टी ऑफिस पे जो लोग काम करता था, जैसे विंस्टन भी करता था, वैसे पार्टी वर्कर्स को अलाउड नहीं था फ्री मार्केट को बंद करने के लिए कोई दुकान पे नहीं जाने, जो कि नॉर्मली सारे लोग जाते हैं, पर वो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता था बिकॉज जैसे शू लेसेस एंड रेजर ब्लेड्स और कहीं जगह पे गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड नहीं कर सकती थी, इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ों के लिए पार्टी वर्कर्स को भी जाना पड़ता था ऐसे रैंडम दुकानों पे, फिर भी वो अलाउड नहीं था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट द रूल दैट दे वर नॉट अलाउड टू डू दैट वाज आल्सो नॉट केप्ट। ही हैड गिवन a quick glance up and down the street and then had slipped inside and bought the book for $2.50। तो मतलब वो रास्ते के ऊपर नीचे एक बार देख लिया कोई उसको देख रहा है कि नहीं, एंड उसको $2.50 पे खरीद लिया। एट द टाइम ही वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ वांटिंग इट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। उसको खरीदने के टाइम में ये नहीं पता था कि वो क्यों खरीद रहा है, पर उसको खरीदने का एक बहुत ज़्यादा शौक हुआ था एंड $2.50 पे वो खरीद लिया। ही हैड कैरीड इट गिल्टीली होम इन हिज ब्रीफकेस इवन विथ नथिंग रिटन इन इट, इट वॉज अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजेशन। मतलब ऑल्दो उसमें इतना दिन कुछ विंस्टन नहीं लिखा था, so basically it's a copy. In spite of that, it was a compromising possession because party workers लोग को allowed नहीं था copy रखना, and that could be like that could keep free will, तुम अपने लिख सकते हो कॉपी पे, इसीलिए पार्टी वर्कर्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कॉपी खरीदना। So I got my diet in my hand here. I have omelette and peanut butter sandwich. So let me complete my omelette fast and उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। So basically हम पूरा एक दिन में कंप्लीट नहीं कर रहे, still we are going to page 8 तक हम लोग इस वीडियो पे पढ़ेंगे एंड उसके बाद में करेंगे। पार्ट 1 का चैप्टर 1 ख़त्म होता है आई थिंक कितना पेज में, पेज 19 में। The thing that he was about to do was to open a diary. It was not illegal, nothing was illegal because there was no longer any laws. But if detected, it was reasonably certain that it would be punished by death, or at least by 25 years in forced labor camp. क्या बोल रहे हैं? जो चीज़ के बारे में इतना देर तक बात हो रही थी कि विंस्टन ये करने वाला है, right? That was he was about to open a diary. This was not illegal, मतलब opening a diary was not illegal in the particular political scenario that Winston was in, पर कुछ भी illegal नहीं था क्योंकि कोई certain laws नहीं था जो लोग उसको follow करेगा तो उसको कुछ ख़राब चीज़ नहीं होगा, या लोग अगर कोई particular set of laws follow करेगा तो उसके साथ कोई अनहोनी चीज़ नहीं होगा, ऐसे कोई law का set नहीं था। He could be punished if the government wants to punish him.
But if detected, it was reasonably certain that it would be punished by death or at least by 25 years in forced labor camp. मतलब क्या बोल रहे हैं? पर ये reasonably certain था, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंसीवेबल था कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल देख ले कि वो डायरी खोल रहा है तो उसको मार दिया जाएगा. ही वुड बी पनिश्ड बाय डेथ और 25 साल उसको फोर्स्ड लेबर कैंप पे भेजा जाएगा, जिसको बंगाली में सश्रम कारादंड बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाट्स दैट इन हिंदी, बट या दैट्स दैट. नॉट गोना सर्च इट. You know what forced labor camp is, right? Winston fitted a nib into the pen holder and sucked it to get the grease off. तो पेन का ग्रीस हटाने के लिए वो पेन का ग्रीस सक किया, उसके बाद पेन को क्लियर किया, लिखने के लिए रेडी किया. The pen was an archaic instrument, seldom used even for signatures, and he had procured one. Furtively and with some difficulty, simply because of a feeling that the beautiful creamy paper deserved to be written on with a real name instead being scratched with an ink pencil. क्या बोल रहे हैं? जो पेन से वो लिख रहा था, या पेन in general is an archaic instrument. What is an archaic instrument? Archaic. What's the spelling? Archaic मतलब something that is no longer used or that is old fashioned. So the pen was an old fashioned instrument जो उस टाइम पे सिग्नेचर्स के लिए भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था एंड उसके अलावा भी नहीं यूज़ होता था. He had procured one furtively and with some difficulty, simply because of a feeling that the beautiful creamy papers deserved to be written with a real name instead of being scratched with an ink pencil. तो क्या बोल रहे हैं? उस टाइम पे इंक पेंसिल से लिखा जाता था, यानी कि एक इंक पॉट होता था, वहाँ पर एक वुडन स्टिक होता था, उसको डुबो के आपको लिखना पड़ता था. He did not want to write on that diary with a ink pencil, so he bought a ink pen, जिससे मतलब रियल निब से वो लिखना चाहता था. राइट, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. Actually, he was not used to writing by hand. Apart from very short notes, it was usual to dictate everything into the speakwrite, which was, of course, impossible for his present purpose. क्या बोल रहे हैं? Actually, he was not used to writing by hand. तो वो हाथ से लिखना उतना ज़्यादा उसका आदत नहीं था basically. Apart from very short notes, it was usual to dictate everything into the speakwrite, which was of course impossible for his present purpose. तो वो छोटा छोटा नोट्स छोड़ के नॉर्मली वो हाथ से नहीं लिखता था. स्पीक राइट बोल के एक इंस्ट्रूमेंट था अगेन जिसका कॉन्टेंट्स गवर्नमेंट तक पहुंच सकती थी. यू विल डिक्टेट द थिंग्स टू द स्पीक राइट एंड द स्पीक राइट वुड प्रिंट दोज थिंग्स टू यू. पर जो प्रेजेंट पर्पस है विंस्टन का, जो प्रेजेंट रीज़न है जिसके लिए वो बुक एंड पेन निकाल रहा है, वो रीज़न स्पीक राइट से नहीं हो सकता था. बिकॉज अगेन द थिंग्स दैट ही वुड से टू द स्पीक राइट वुड बी रिच्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड इफ दैट इज समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट विल वैनिश हिम, मतलब पनिश हिम बेसिकली. राइट, ही डिप्ड द पेन इनटू द इंक एंड देन फ्लैटर्ड फॉर जस्ट अ सेकेंड. पेन को इंक पे डुबोया बेसिकली टू लाइक सक द इंक, एंड एक सेकेंड के लिए मतलब he became blank on the head. Right, a tremor had gone through his bowels. मतलब उसका स्पाइन में जो डर का एक फीलिंग नहीं होती है, लाइक व्हेन यू गेट एक्सट्रीमली फ्राइटेंड सडनली, तो आपका एक स्पाइन से एक फीलिंग होती है नीचे की तरफ जाने का. दैट्स व्हाट ही फेल्ट. टू मार्क द पेपर वाज एन डिसाइसिव एक्ट. In small clumsy letters he wrote, April 4th, 1984. He sat back. A sense of complete helplessness has descended upon him. To begin with, he did not know with any certainty that this was 1984. It must be round about that date, since he was fairly sure that his age was 39 and he believed he had been born in 1944 or 1945, but it was never possible nowadays to pin down any date within a year or two. क्या बोल रहा है? तो पेन को इंक पे डुबोया एंड
लिखने के लिए स्टार्ट करेगा उस टाइम पे ही फेल्ट ब्लैंक इन द हेड, उसका स्पाइन के ऊपर से नीचे तक उसका एक डर का सेंसेशन फील हुआ। टू मार्क द पेपर वॉज एन डिसाइसिव एक्ट, मतलब लिखना जो था वो डिसाइसिव एक्ट था। डिसाइसिव वर्ड का आपको डायरेक्टली मतलब दिखाते हैं, व्हाट डज इट मीन। सो द वर्ड डिसाइसिव कम्स फ्रॉम डिसीशन बेसिकली, आई थिंक। तो बेसिकली वो अपने आप को सर्टेन कर नहीं पा रहा था, बिकॉज अगेन दिस इज फेयरली एन इलीगल थिंग, बट ऑल्दो देयर वॉज नो लॉस, बट ये अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता तो ही वुड हैव बीन किल्ड। सो इट वॉज एन डिसाइसिव एक्ट। इन स्मॉल क्लमसी लेटर्स ही रोट April 4th 1984, ठीक है। He sat back, a sense of complete helplessness had descended upon him. तो वो जो चेयर पे बैठा हुआ था उस पे ऐसे लाइक लीन आउट करके बैठा, उसका अंदर एक कंप्लीट हेल्पलेसनेस का फीलिंग छा गया। टू बिगिन विथ ही डिड नॉट नो विथ एनी सर्टेनिटी दैट दिस वाज 1984। तो सबसे पहली बात जो है, वो जिस डेट पे लिख रहा है उस डेट 1984 ईयर पे लाई करता है, वो सर्टेन नहीं था, बिकॉज जो लैंग्वेज था उस टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का, उसमें डेट सिस्टम का कोई रिवाज नहीं था। सो बेसिकली अगर लेट्स से कोई 3 साल प्लान में क्या हो रहा है अगर आप जज करने जाओगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि डेट क्या है आज को एंड कब एग्जैक्टली 3 साल कंप्लीट हो रहा है, राइट। वी टॉक्ड अबाउट दिस, राइट, कि 3 साल प्लान, 3 साल के इधर प्लान्स होते हैं। तो दैट माइट बी अ रीज़न वाई दिस गवर्नमेंट डजंट हैव अ डेट। पर वो काफ़ी ज़्यादा सर्टेन था, उसका एज 39 है एंड वो 1944 से 1945 के बीच में कभी जन्मा है, एंड उस हिसाब से वो हिसाब लगा रहा था कि दिस मस्ट बी 1984। बट इट वॉज नेवर पॉसिबल नाउ डेज टू पिन डाउन एनी डेट विद इन ए ईयर और 2। मतलब कोई पर्टिकुलर डेट एक ये 2 साल के बीच में प्रेसिशन से नहीं पिन डाउन किया जा सकता था, या 2 साल के प्रेसिशन में पिन डाउन नहीं किया जा सकता था। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि ये 2023 है, इट माइट बी 2025 और 2021, मतलब 2 साल आगे पीछे हो सकता था, क्योंकि लाइक देयर वाज नो डेट सिस्टम देयर। फॉर whom it suddenly occurred to him to wonder, was he writing this diary for the future, for the unborn? मतलब उसको सडनली लगा कि हम लिख किसके लिए रहे हैं, कौन देखेगा इसको। फॉर द फ्यूचर, जो अभी तक जन्मा नहीं है, वो लोग के लिए। His mind hovered for a moment around the doubtful date on the page and then fetched up with a bump against the newspeak word, double think. For the first time, the magnitude of what he had undertaken came home to him. How could you communicate with the future? So जब वो सोच रहा था कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, कौन पढ़ेगा इसको, उसको न्यूज़स्पीक का जो एक वर्ड है डबल थिंक, वो याद आया। उसको अब समझ में आ रहा था कि वो कितना गंभीर काम किया है, गंभीर अपराध किया है उस सरकार के अनुसार, एंड किस लिए किया है, कौन पढ़ेगा इसको। एंड ही वॉज लाइक kind of grasping the situation that had happened. How could you communicate with the future? It was of its nature impossible. वो अपने आप को बोल रहा था कि तुम कैसे फ्यूचर से कांटेक्ट कर सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि वो नेचुरली इम्पॉसिबल है। Either the future would resemble the present, in which case it would not listen to him. बोल रहा है इधर उसका फ्यूचर उसका प्रेजेंट जैसे होगा, एंड अगर प्रेजेंट जैसे होगा तो कोई लोग उसका बुक नहीं पढ़ेगा, और इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम इट एंड हिज प्रीडिकमेंट वुड बी मीनिंगलेस, या उसका फ्यूचर इससे डिफरेंट होगा एंड अच्छा होगा, एंड इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। फॉर सम टाइम ही सैट गेजिंग स्टूपिडली एट द पेपर. The telescreen had changed over to strident military music. It was curious that he seemed not merely to have lost the power of expressing himself, but even to have forgotten what it was that he had originally intended to say. तो क्या बोल रहे हैं? बंदा कुछ देर गेज करते रहा ब्लैंकली पेपर के तरफ, एंड देन टेलीस्क्रीन में म्यूज़िक चेंज हो गया,
फ्रॉम रॉ आयरन, फ्रॉम पिग आयरन से मिलिट्री म्यूज़िक बजना शुरू हो गया। मतलब ये एक क्यूरियस बात था कि नॉट ओनली अपने बात को, अपने दिल की जो आवाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था विंस्टन, बट ऑल्सो विंस्टन को यही याद नहीं आ रहा था कि वो लिखना शुरू क्यों किया था इन द फर्स्ट प्लेस। फॉर वीक्स he had been making ready for this moment, and it had never crossed his mind that anything would be needed except courage. For weeks past he had been making ready for this moment, मतलब काफ़ी हफ्तों से ये मोमेंट के लिए विंस्टन रेडी हो रहा था so that he could write when he was free। इसीलिए आज को ऑफिस नहीं गया विंस्टन ताकि वो आज को लिख पाए। काफ़ी वीक से ये मोमेंट के लिए रेडी हुआ था, पर ये उसका माथा से नहीं घुमा था कि उसको करेज चाहिए लिखने के लिए। द एक्चुअल राइटिंग वुड बी ईजी, ऑल ही हैड टू डू was to transfer to paper the all he had to do was to transfer to paper the interminable restless monologue that had been running inside his head literally for years. What does interminable means? Lasting for a very long time and therefore boring or annoying, और इधर बोल रहे having or seeming to have no end. Okay, मतलब जो चीज़ लगातार चल रही है। तो द एक्चुअल राइटिंग वुड बी ईजी, मतलब जो एक्चुअल राइटिंग वाला पार्ट है वो ईजी होगा। ऑल ही हैड टू डू वॉज टू ट्रांसफर टू पेपर द इंटरमिनेबल रेस्टलेस मोनोलॉग, जो उसका दिमाग पे रेस्टलेस अपने आप से बातें चल रही थी उसको पेपर पे लिखना पड़ेगा, एंड दैट्स प्रीटी मच ही हैड टू डू। सो लिखने वाला पार्ट उतना हार्ड नहीं था उसके लिए। एट दिस मोमेंट हाउएवर इवन द मोनोलॉग हैड ड्राइड अप, पर जब एक्चुअली वो पेपर के सामने बैठा तब विंस्टन को लग रहा था कि उसका अंदर में जो मोनोलॉग चलते रहता था, लाइक अपने आप से जो बात करता था विंस्टन, बिकॉज वो किसी और से इसके बारे में बात नहीं कर पाता था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो अपने आप से जो बात करता था इतने दिन से वो भी जैसे ड्राइड अप हो चुका था, वो भी जैसे ख़त्म हो चुका था, राइट। मोरओवर हिज वैरिकोस अल्सर हैड बिगन इचिंग अनबियरेबली, मतलब उसका एंकल पे यानी कि पैर के कोराली जिसको बोलते हैं बंगाली में, वहाँ पे जो वैरिकोस अल्सर था, फर्स्ट पेज पे हम लोग बात की, तो वो बहुत ज़्यादा इची लग रहा था एंड इट वॉज गिविंग हिम अ बर्निंग सेंसेशन। ही डेयर्ड नॉट स्क्रैच इट बिकॉज इफ ही डिड सो इट ऑलवेज बिकेम इन्फ्लेम्ड। सो उसका वैरिकोस अल्सर काफ़ी दिन से है, इससे हम लोग को समझ में आती है, बिकॉज इट इज़ रिटन कि वो अभी स्क्रैच करने का साहस नहीं किया, बिकॉज जब भी वो स्क्रैच करते हैं तभी वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है बेसिकली। मतलब इसके पहले भी फैल चुका था उसका वो अल्सर, मतलब बहुत दिन से उसका पैर पे अल्सर था। द सेकेंड्स वर टिकिंग बाय, he was conscious of nothing except the blankness of the page in front of him, the itching of the skin above his ankle, the blaring of the music, the slight booziness caused by the gin। मतलब घड़ी में सेकेंड्स टिक कर रहा था, घड़ी में टाइम आगे जा रहा था, पर उसको किसी चीज़ का सेंस नहीं बन रहा था, बिकॉज ही वॉज ओनली कॉन्शियस अबाउट उसका सामने जो पेज है उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, वो ब्लैंक है। उसका जो अल्सर है उसके ऊपर स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा था, जैसे आपको देखोगे कि कहीं घाव हो जाती है तो उसके ऊपर बहुत ईच करती है, उसके अराउंड ईचिंग होती है, एंड जब भी आप उसको ईच करने जाते हो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। वो वाला चीज़ विंस्टन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, एंड उसके साथ साथ एक ब्लेयरिंग म्यूज़िक जो टेलीस्क्रीन से चल रहा था, एंड ऑल्सो ही वॉज स्लाइटली बूजी, स्लाइटली ही वॉज थोड़ा सा नशा में था बिकॉज of the victory gin that he drunk a few moments ago. Suddenly he began writing in sheer panic, only imperfectly aware of what he was settling down. मतलब अचानक उसको एक सेंसेशन आया एंड वो बहुत ज़्यादा डर के साथ बहुत कुछ लिखना शुरू किया।
जो चीज़ लिख रहा था, पर वो परफेक्टली अवेयर नहीं था कि वो एग्जैक्टली लिखने क्या वाला है या क्या लिख रहा है. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट बिकॉज ऑफ द बूजीनेस, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल साउंड. उसका घाव में जो बर्निंग हो रही थी एंड ऑल दिस थिंग्स मिक्सड उसको कॉन्शियस फीलिंग नहीं दे पा रहा था कि वो लिखे क्या. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट वो काफ़ी दिन से पेन नहीं यूज़ किया है, नहीं लिखा है, दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स अ लॉट. His small but childish handwriting straggled up and down the page. मतलब उसका छोटा but childish बच्चों जैसे handwriting पेज के ऊपर से नीचे तक जा रहा था. Shredding first its capital letter and finally even the full stops. रुक जा, हम इस लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को. In 1984 by George Orwell, Mr. Smith's handwriting serves as a reflection of his deteriorating mental health and oppressive nature of the society he lives in. At the beginning of the novel, Mr.'s handwriting is described as small but neat. However, as he begins to rebel against the party and its totalitarian regime, his handwriting becomes more erratic and childish. His small but childish handwriting straggled up and down the page, shredding its capital letters and even its full stops. मतलब जब वो लिखना शुरू किया उसका हैंडराइटिंग छोटा था, पर जब वो एक रेबेलियन के थॉट से, एक एग्रेशन से लिखना शुरू किया, तब उसका हैंडराइटिंग और ज़्यादा चाइल्डिश हो गया और ज़्यादा इरेटिक हो गया एंड पेपर भी थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हुआ. बेसिकली दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज़, बट आई एम प्रीटी मच नॉट श्योर. तो क्या लिख रहे हैं? April 4th, 1984, last night to the flicks, all war films. One very good one of a ship full of refugees being bombed somewhere in the Mediterranean. Audience much amused by the shots of a great, huge, fat man trying to swim away with a helicopter after him. First, you saw him wallowing along in the water like a porpoise. Then, you saw him through the helicopter's gun sights. Then, he was full of holes, and the sea around him turned pink, and he sank as suddenly as though the hose had let in water. Audience shouting with laughter. When he sank, then you saw a lifeboat full of children with the helicopter hovering over it. क्या लिख रहे हैं विंस्टन? विंस्टन लिख रहा है कि जो टाइम के बात है वो 1984 का अप्रैल का चौथी दिन है, 4 अप्रैल 1984 है वो. लास्ट नाइट टू द फ्लिक्स, ऑल वॉर फिल्म्स. मतलब कोई वॉर फिल्म के बारे में विंस्टन लिख रहा है. वन वेरी गुड वन ऑफ अ शिप फुल ऑफ रेफ्यूजीज बीइंग बॉम्ब्ड. मतलब एक शिप में रेफ्यूजीज जा रहा है एंड उस शिप को बॉम्ब किया जा रहा है. ये कहाँ बॉम्ब हो रही है या ये शिप कहाँ जा रहा है? ये कहीं मेडिटेरेनियन सी के आसपास है. ऑडियंस मच अम्यूज्ड बाय द शॉट्स ऑफ अ ग्रेट ह्यूज फैट मैन ट्राइंग टू स्विम अवे विद अ हेलीकॉप्टर आफ्टर हिम. तो विंस्टन लिख रहा है कि ऑडियंस अम्यूज्ड हो रहा है, खुशी हो रहा है एक फैट मैन के पीछे हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, so that the helicopter will kill the fat man basically, and fat man अपनी जान के लिए भागने का कोशिश कर रहा है. एंड बेसिकली विंस्टन हेयर ट्राइज टू एक्सप्लेन द मेंटल स्टेट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ही लिव्स इन, कि वो लोग के दुख से खुश होता है एंड उसको एंजॉय करता है बेसिकली, राइट? दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से और ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय द स्टोरी ऑफ अ वॉर फिल्म. एंड वॉर फिल्म में जो ऑडियंस है वही ऑडियंस के बारे में बोल रहा है, that those audience are around him. That's what he's trying to say. First you saw him wallowing along in the water like a porpoise. Then you saw him through the helicopter's gun sights. Then he was full of holes and the sea around him turned pink and he sank as suddenly as though the hose had let in water. तो क्या बोल रहे हैं? पहले तुम देखा, मतलब फिल्म की बात कर रहे हैं, पहले दिखाया गया कि ही वॉज वॉलोइंग इन द वाटर, ही वॉज ट्राइंग टू सर्वाइव. देन उसके बाद मोमेंट पे कुछ गोलियां चली एंड उसका बॉडी होल से भर गया एंड उसका अराउंड जो पानी था वो पिंक हो गया फॉर सम रीज़न. इट वाज नॉट रेड बट पिंक हो गया फ्रॉम हिज ब्लड. एंड
उसका जो होल से पानी घुसना शुरू हुआ, वहाँ से उसका बॉडी भारी हो गया एंड उसका बॉडी डूब गया. दैट्स व्हाट इज बीइंग शोन इन द फिल्म. Audience shouting with laughter when he sank. Then you saw a lifeboat full of children with a helicopter hovering over it. मतलब ऑडियंस बहुत ज़्यादा चीयरफुल था, बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, बहुत ज़्यादा चीयर कर रहा था जब हेलीकॉप्टर वो हेल्पलेस आदमी को मार दिया. अगेन ही ट्राइज टू डिस्क्राइब द पीपल ही इज सराउंडेड विद एंड हाउ दे एंजॉय द सफरिंग ऑफ फेलो ह्यूमन बींग्स बाय द अथॉरिटी. क्या आपको भी ऐसे कुछ दिखता है? अगर दिखता है, टॉक अबाउट इट, write about it. Still we are far from this, but write about it, talk about it, right? Yeah. उसके बाद वो लोग देखा कि एक लाइफ बोट में जिसमें चिल्ड्रन भरा हुआ था, उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर हॉवर करना शुरू किया टू किल दोज चिल्ड्रन. There was a middle-aged woman, might have been a Jewess, sitting up in the bow with a little boy about 3 years old in her arms. Again वो लाइफ बोट पे जहाँ पर चिल्ड्रन भरा हुआ था, उसमें एक ज्यूस वुमन था जिसके गोद पे एक 3 साल का बच्चा बैठा हुआ था. Little boy screaming with fright and hiding his head between her breast as if he was trying to burrow right into her, and the woman putting her arms around him and comforting him, although she was blue with fright herself. मतलब सिनेमा में दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा, वही बोट में एक बच्चा जो अपने माँ के गोद पे बैठा हुआ था, अपने माँ के छाती के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है टू हाइड हिमसेल्फ, एंड उसके माँ उसको कंफर्ट करने के लिए एक ऐसे हाथ से उस गार्ड करके रखा हुआ है, राइट. उसका माँ उसको कंफर्ट करने का कोशिश कर रहा है, पर इन द सेम प्लेस शी वाज ब्लू इन फ्राइट. इतना ज़्यादा डर गई थी, शी वाज लाइक फ्राइटेंड हरसेल्फ बट आल्सो वाज ट्राइंग टू कंफर्ट हर चाइल्ड. आई जस्ट डोंट वांट टू निटपिक, बट हियर्स द थिंग, राइट. हम लोग भी देखते हैं कि फाइटर्स प्रोटेस्ट बोलो या मणिपुर इंसिडेंट बोलो, आई सॉ पीपल बी लाइक दे डोंट मैटर. उधर बीजेपी को उतना ज़्यादा सीट नहीं है, इसीलिए बीजेपी को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, राइट. आई लिटरली हैव हर्ड दिस फ्रॉम सेम पीपल सेइंग अराउंड मी, मणिपुर पे हो रहा है, सब सही हो जाएगा, उधर तो उतना ज़्यादा बीजेपी का सीट नहीं है इसीलिए करता है. आई लिटरली हैव हर्ड दिस, राइट. And for fuck's sake, that person talks in TMC that they are not good. Bro, what? But okay, back to the story. All the time covering him as much as possible, as if she thought her arms would keep bullets off him. माँ है, अपने बच्चे को बचाने का कोशिश कर रही है, इसीलिए हाथ से उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, जैसे कि उसका हाथ उसको बुलेट से बचा सकता है, ये सोच के. लाइक शी नोज दैट हर हैंड्स कुड नॉट सेव हर किड फ्रॉम बुलेट्स, बट माँ है इसलिए लास्ट कोशिश कर रही है. देन द हेलीकॉप्टर प्लांटेड अ 20 किलो बॉम्ब अमॉन्ग देम. टेरिफिक फ्लैश एंड द बोट ऑल वेंट टू मैचवुड. मतलब उसके बाद हेलीकॉप्टर से एक 20 किलो का बॉम्ब गिरा उस लाइफ बोट पे एंड सारे तितर बितर हो गया. Then there was a wonderful shot of a child's arm going up, right up into the air. A helicopter with a camera in its nose must have followed it. तो विंस्टन बोलने का कोशिश कर रहे हैं, ये जो वॉर फिल्म है ये रियली हुआ है एंड उसको शूट करके फिल्म हिसाब में बनाया गया है. एंड इसके बाद जो शॉट था वो है एक बच्चा का आर्म बॉम्ब से फट के लाइक his arm has been like cut off from his body because of the bomb and it's flying up into the air basically, right. तो विंस्टन बोल रहा है कि इसको कैसे शूट किया गया था, इसको हेलीकॉप्टर शायद उसको ट्रैक किया था कैमरा से. दैट्स व्हाट विंस्टन इज सेइंग दैट पॉसिबली वुड हैव हैपेंड.
There was a lot of applause from the party seats, but a woman down in the prowl part of the house suddenly started kicking up a fuss and shouting, "They did not ordered of showed it not in front of the kids. It ain't right. Not in front of the kids. It ain't." Until the police turned her out. And yeah, turned her 2 बार लिखा गया इधर. So basically क्या बोल रहे हैं, जो ये दिखाया गया है, शॉर्ट दिखाया गया है, इसके बाद जो पार्टी के सारे कार्यकर्ता था वो सारे ताली बजाना शुरू किया, लाइक दे वर हैप्पी दैट दिस हैपेंड. एंड एक वुमन जो प्रोल पार्ट ऑफ द हाउस पे बैठा हुआ था, एक दूसरा साइड पे बैठा हुआ था. प्रोल इज द सोशल क्लास ऑफ वेज अर्नर्स, अगेन वर्किंग क्लास. एक वर्किंग क्लास वुमन वो जो बैठा हुआ था वो उठ के बोलना शुरू किया, ऐसे वायलेंट से बच्चों के सामने दिखाना नहीं चाहिए. एंड शी ट्राई टू मेक अ फस अबाउट इट, एंड इसीलिए उसको पुलिस पकड़ के लेके चला गया. राइट, सिमिलैरिटीज मिल रही है. यस, आई डोंट सपोज एनीथिंग हैपेंड टू हर, नोबडी केयर्स व्हाट द प्रोज से. टिपिकल प्रोल रिएक्शन, दे नेवर. आई डोंट सपोज एनीथिंग हैपेंड टू हर. विंस्टन बोल रहा है कि उसको नहीं लगता है कि उसको कुछ हुआ होगा. वैसे भी उसको कुछ हुआ भी होगा तो कोई केयर नहीं करता है, बिकॉज दे आर प्रोज. टिपिकल प्रोल रिएक्शन. प्रोल मतलब वर्किंग क्लास. बेसिकली वर्किंग क्लास को उतना ज़्यादा कोई केयर नहीं करता है. सही, लाइक नोबडी गिव्स अ फक अबाउट देम. सो बट ही ऑल्सो सपोजेस दैट नथिंग हैपेंड टू हर. ही विशेस नथिंग हैपेंड टू हर, बट ऑल्सो ही डजंट केयर अबाउट इट. बस आज के लिए इतना ही. फिर से बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज अगेन दिस इज अ एडिटेड बिट. सो या इट विल टेक टाइम अ लिटिल बिट. ये पेज 8 तक हम लोग पढ़े हैं, एंड पार्ट 1 का चैप्टर 1 पेज 19 तक है. हम लोग सेकेंड पार्ट पे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे. तो मैं चल देता हूँ टुडे. जय हिंद, जय भारत. ফাঁসি কাটে ওঠে বেগ কসুরটা কেন, পেন ধরার সময় হাতে লাঙলটা কেন, প্রধানমন্ত্রী পদে ছাগলটা কেন, সময়টা এসেছে আগুনটা ভাঙো, রাম তো জানলে এবার অভাবটা জানো, ঘাম তো ঝরালে এবার আঘাতটা হানো, মাতৃত্ব ভুলে গিয়ে মন্ত্রিত্ব কেন, চিন্তা ভাবনা এত সংকীর্ণ কেন, লেখনির আত্মাটা অতৃপ্ত কেন, কেন 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 কেন, দাবা খেলায় আমি দাবানল আনি, রক্ষকই ভক্ষক এই তত্ত্বটা মানি, মানুষের মতে সে মৃত্যুহীন প্রাণী, যানবাহনের মতো কর্মজীবন তাই মানসিকতাও লাগে মিথ্যে এক গ্লানি, নিজেকে বাঁধলে এবার বাঁধনটা ভাঙো, অনেক নকল দেখলে এবার আসলটা জানো, অনেক ভাঙলে এবার পাথরটা ভাঙো, নিজেকে ভাঙলে এবার পাথরটা ভাঙো.